छात्रों, आज हम नरेश मेहता जी की चर्चित कविता समय देवता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और समय के देवता भगवान सूर्य को माना जाता है। उसी कविता का प्रारंभिक अंश पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो इस अंश को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। आइए छात्रों, जानते हैं इस कविता को, इसमें क्या विशेष बात कवि ने कही है। यह कविता कवि की प्रकृति की मनोहर छटा को प्रस्तुत करती है। इससे पूर्व उनकी किरण धेनुएं भी अत्यंत सुंदर कविता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम समय देवता की चर्चा करेंगे। पहले इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। छात्रों, सोने की वह मेघ चील अपने चमकीले पंखों में से अंधकार अब बैठ गई दिन अंडे पर। नदी बधू की नथ का मोती चील ले गई। गगन भीड़ से सूरज ग्वाला हाँक रहा है। दिन की गायें नभ का नीलापन चुप है। दिस के कंधों पर सिर धर। इस उतराई मार्ग दिवस के सैंधव नत सिर होकर उतरे सधे चरण से। चमक रही पीले बालों की अयाल उनके गर्दन की। सांझ दिवस की पत्नी अपने नील महल में बैठी काट रही है बादल। अभी बादलों के पर्वत पर खेल रही थी दिन की लड़की स्वर्ण किरण वह। नहीं पास में पिता देख चौंकी थी मेले में खोए बालक सी। दूर आलपस के पार किरण गायों की घंटी सुनकर दौड़ रही। तिब्बत की ठंडी छतें लांघ वह। पूरब दिश में हड्डी के रंग वाला बादल लेटा है। पेड़ों के ऊपर गगन खेत में दिन का श्वेत अश्व मार्ग के श्रम से थक कर मरा पड़ा। छात्रों, पूरी कविता गद्यात्मक है और बड़े ही ध्यान से इसको समझेंगे, तब इस कविता को हम समझ सकते हैं कि सोने की वह चील मेघ चील। यद्यपि चील का रंग सुनहरा नहीं होता है, फिर भी कवि कहता है कि सोने की वह मेघ चील।
मेघ कहते हैं बादलों के लिए। ऐसे बादल जो सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, बादल रूपी जो चील है अपने चमकीले पंखों में अंधकार ले अंधकार अब बैठ गई दिन अंडे पर। अर्थात दिन रूपी जो अंडा है उस अंडे को ढक कर ऐसे बैठ गई हो जैसे कोई चील अपने अंडे को से रही हो। और ये दिन का अंडा सूर्य के प्रकाश के लिए कहा गया है, और चील बादल रूपी चील है जो अपने अंधकार रूपी चमकीले पंखों में अंधकार को समेटे हुए है। नदी बधू की नथ का मोती चील ले गई, और नदी रूपी जो बधू है उसकी नथ का मोती, नथ नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, उसका मोती चील लेगी। अर्थात जो चमक उसमें उत्पन्न हो रही थी नदी के जल में, अब वह चमक गायब हो चुकी है, क्योंकि सूर्य रूपी अंडे को बादल रूपी चील ने अपने पंखों से ढक लिया है। अर्थात संध्या का समय इसमें कवि ने प्रस्तुत किया है। और गगन बीड़ से सूरज ग्वाला हाँक रहा है, दिन की गायें नभ का नीला पन चुप है, जिसके कंधों पर सिर धरकर। ये गगन बीड़ से सूरज ग्वाला हाँक रहा है दिन की गायें, और गगन बीड़ से गगन रूपी चरागाह से सूरज ग्वाला, सूरज रूपी जो ग्वाला है वह दिन रूपी गाय को हाँक रहा है, आगे बढ़ा रहा है। नभ का नीला पन चुप है, जिसके कंधों पर सिर धर। नभ कहते हैं आसमान को, और नीलापन चुप है, बिल्कुल शांत वातावरण है, जिसके कंधों पर सिर धर। दिशाओं के लिए कहा गया है कि दिशाओं के कंधों पर वह सिर धरा हुआ है, अर्थात बिल्कुल शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। इस उत्तराई मार्ग दिवस के सैंधव नत सिर हो कर उतरे सदे चरण से। इस उत्तराई मार्ग दिवस के अर्थात दिन का अवसान है, और इस उत्तराई मार्ग दिवस के सैंधव, सैंधव कहते हैं घोड़ों के लिए। सैंधव माने नमक भी होता है, परंतु यहाँ पर सैंधव का अर्थ घोड़े से है, कि इस उत्तराई मार्ग दिवस के सैंधव नत सिर हो। नत सिर अर्थात सिर झुकाकर, उतरे सदे चरण से अर्थात अपने सिर को झुकाकर नीचे को उतरते हुए सैंधव दिखाई दे रहे हैं, दिन के घोड़े दिखाई दे रहे हैं। चमक रही पीले बालों की अयाल उनके गर्दन की, और उन घोड़ों के गर्दन पर पीले रंग की अयाल, अयाल जो गर्दन के बाल होते हैं उनके लिए बोलते हैं, वह चमकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि संध्या काल में सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती हैं बादलों से जब गुजरती हैं तो सुनहरे रंग की दिखाई देती हैं।
सांझ दिवस की पत्नी अपने नील महल में बैठी कात रही है बादल। और सांझ कहते हैं संध्या के लिए, दिवस की पत्नी, दिन की पत्नी अपने नील महल, नीले महल में बैठी हुई है। नीला महल नीला आकाश के लिए कहा गया है। नीले महल में बैठी कात रही है बादल, अर्थात जैसे चरखा चलाया जाता है, चरखे से रुई को काता जाता है, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे बादलों को कात रही हो। बादल जगह जगह छितरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसकी चारों कन्याएं मांग रही तारों की गुड़िया। दिशि कहते हैं दिशाओं के लिए। चारों कन्याएं, चारों दिशाएं जो हैं मांग रही तारों की गुड़िया, अर्थात संध्या हो चुकी है और आसमान में धीरे धीरे तारे उदित होने शुरू हो गए हैं। नहीं पास में, नहीं पास में पिता देख चौंकी थी, मेले में खोई बालक सी। अभी बादलों के पर्वत पर खेल रही थी दिन की लड़की स्वर्ण किरण। और कि अभी बादलों के पर्वत पर, बादल रूपी पर्वतों पर सुनहरे किरण रूपी जो लड़की है वह खेल रही थी, और परंतु अपने पिता को न देखकर एकदम चौंक पड़ती है। जैसे किसी मेले में कोई बालक खो जाता है, अपने माता पिता से दूर हो जाता है और वह एकदम चौंक पड़ता है, उसी प्रकार से सुनहरी किरण रूपी लड़की चौंक पड़ती है। कि दूर आलपस के पार किरण गायों की घंटी सुनकर दौड़ रही। दूर आलपस, आलपस एक प्रकार का पर्वत है। उस आलपस पर्वत के पास संध्याकालीन सूर्य की किरणें इधर उधर दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, मानो वे गायों को जो दिन भर चरती रही हैं व्यवस्थित करके उचित स्थान पर ले जाने को व्याकुल हो रही हों। तिब्बत की ठंडी छतें लांग बह, पूरब दिश में हड्डी के रंग काला बादल लेटा है। पेड़ों के ऊपर गगन खेत में दिन का श्वेत अश्वमार के श्रम से थककर मरा पड़ा ज्यों। पूरब में बादल का एक टुकड़ा पड़ा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दिन भर की भागदौड़ से थककर चूर होकर पड़ा है। जिसका रंग हड्डी के समान सफ़ेद है, वह मेघ आकाश रूपी खेत में पेड़ों के ऊपर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो दिन भर के परिश्रम के कारण वह थक कर चूर हो गया हो और लेट गया हो। तो इस कविता में नरेश मेहता जी ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है और कल्पना शक्ति का विलक्षण प्रयोग किया है। इसमें अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकार सहजता से देखे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।